हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला, जिसको कि हम डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के हमने डिस्कस कर लिए थे, कुछ टॉपिक्स को हमें आज डिस्कस करना है। तो एक बार अपने चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे। चलिए, तो रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमने पहले पढ़ लिया है अपने प्रीवियस लेक्चर में, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा दहन के बारे में कि दहन की जो प्रक्रिया है वो क्या है। ठीक है, दहन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, यानी कि दहन के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है। तो दो चीजों की यहाँ पर आवश्यकता होती है। एक होते हैं हमारे दहनशील पदार्थ और दूसरी है ऑक्सीजन। लेकिन फिर हमने बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ी थी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रज्वलन तापमान, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर। तो ये तीनों कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दहन के लिए। ठीक है, अगर इन तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन ऐसी है जो नहीं है, ऑक्सीजन लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, O2, जो अगर इन तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ऐसी है जो यहाँ पर नहीं है ना, या जो अवेलेबल नहीं है, तो दहन की प्रक्रिया नहीं होगी। मान लीजिए अगर दहनशील पदार्थ नहीं है तो दहन किसका होगा, दहन होगा ही नहीं। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी दहन नहीं होगा। और अगर कोई सब्सटेंस यानी कि दहनशील पदार्थ अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा है तो भी दहन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दहन की प्रक्रिया के लिए। इसके अलावा हमने यहाँ पर दो तीन चीजें और पढ़ी थी। एक तो अंतर पड़ा था किस किस में, दहनशील और गैर दहनशील पदार्थ में। ठीक है, दूसरा अंतर पड़ा था पूर्ण और अपूर्ण दहन में, कि पूर्ण दहन क्या है और अपूर्ण दहन क्या है। ठीक है ना, पूर्ण दहन क्या है, जहां पर दहन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होती है वहां पर पूर्ण दहन होता है। जो गैस निकलती है यहाँ पर वो होती है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, वहीं अगर हम अपूर्ण दहन की बात करें तो अपूर्ण दहन जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दहन को नहीं मिल पाती, यानी कि जो बर्निंग की प्रोसेस है उसमें जब प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वहां पर अपूर्ण दहन होता है। अगर यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर हमने प्रोडक्ट्स के बारे में बात की थी, यानी कि उत्पाद क्या क्या होते हैं दहन के। तो उत्पाद में हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि मोस्टली जो भी हमारे जितने भी हमारे ईंधन होते हैं वो कैसे होते हैं, सारे ईंधन बच्चों, जितने भी हमारे ईंधन होते हैं या फ्यूल होते हैं, ठीक है, या दहनशील पदार्थ होते हैं जिनका हम दहन करते हैं, किससे बने हुए होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए थे, या हम सिंपली कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि जो हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, यानी कि ऐसे कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन है और कार्बन है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि मीथेन है, ठीक है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, ठीक है, सारे बहुत सारे हमारे पास हाइड्रोकार्बन है अलग अलग तरह के। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है तो जब ये जलते हैं, हाइड्रोकार्बन यानी कि फ्यूल्स यानी कि ईंधन, यानी कि हमारे दहनशील पदार्थ, तो दहनशील पदार्थ जब जलते हैं यानी कि उनका जब दहन होता है तो क्या प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, एनर्जी।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए तो क्लियर है, इतना हम पढ़ चुके थे अपने लास्ट लेक्चर में। चलिए तो आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए कि क्या क्या हमने पढ़ लिया था। अच्छा, फिर हम दहन के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वहां पर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि दहन के 3 प्रकार होते हैं मुख्यतः। पहला है तीव्र दहन। अब तीव्र दहन के बारे में देखो बच्चों, एक हल्का फुल्का जनरल आइडिया तो हमने ले लिया था कि दहन क्या क्या होते हैं। अब थोड़ा डिटेल में इनके बारे में बात की जाए। जैसे तीव्र दहन में हमने पढ़ा क्या था कि जिन पर हम कोई बाहरी ऊष्मा देते हैं और वो क्या करते हैं, दहन करते हैं, रैपिडली जलते हैं, यानी कि तीव्रता से जलते हैं। जैसे एलपीजी की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है एलपीजी। एलपीजी में जो हम घरों में अपने चूल्हे में उपयोग करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अगर हम यहाँ पर मैच स्टिक जलाते हैं तो क्या देखने को मिलता है, तुरंत ही ये आग पकड़ लेता है। ठीक है, अब इसके 2 फैक्टर हैं, एक यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर भी है, ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर रैपिड कंबशन होता है, तो वो क्या कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं जल्दी। ठीक है, और दूसरा है इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, इसीलिए आसानी से ये आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब तीव्र दहन के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें करते हैं, फिर आगे जो नेक्स्ट हमने स्वतः दहन और विस्फोट के बारे में पढ़ा था उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीव्र दहन, तीव्र ऊर्जा को प्रतिक्रिया के लिए बाह्य ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि इसको चाहिए यहाँ पर एक्सटर्नल हीट, है ना। ऐसे नहीं कि जैसे हमने एलपीजी ऑन किया तो अपने आप ही जलने लग जाएगा, नहीं, कुछ एक्सटर्नल हीट हमें देनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, एक्सटर्नल हीट की जरूरत होती है। जैसे केरोसिन की बात करें, मिट्टी का तेल जो होता है, तो केरोसिन में भी जैसे हम मैच स्टिक जलाते हैं, माचिस की तीली या कुछ भी ऐसे जिसमें चिंगारी हो या थोड़ा हीट हो, उसे हम उसके पास लेकर के जाते हैं तो वो जलना स्टार्ट कर देता है। किस वजह से, उस एक्सटर्नल हीट की वजह से। ठीक है, अगला है दहन की बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। तो ऊष्मा और प्रकाश यानी कि हीट एंड लाइट यहाँ पर रिलीज होते हैं। ठीक है, अगला है जब तक ईंधन उपलब्ध रहेगा दहन जारी रहेगा, यानी कि जब तक ईंधन है तब तक दहन जारी रहेगा, जैसे ईंधन खत्म दहन खत्म। ठीक है, उदाहरण के लिए जब आप मोमबत्ती जलाते हैं, तो जब हम माचिस की तीली से मोमबत्ती जलाते हैं तो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि हीट एनर्जी वहां पर देखने को हमें मिलती है, और यह तब तक जलती रहती है जब तक मोम जलकर खत्म नहीं हो जाता, इसीलिए ये एक तेज दहन या तीव्र दहन भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, अगर परिभाषा की बात करें तो वह दहन अभिक्रिया जिसमें अल्प समय में बड़ी मात्रा में ऊष्मा, यानी कि कम समय में ज्यादा मात्रा में ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न होती है या ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे तीव्र दहन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई तीव्र दहन के बारे में। नेक्स्ट हमने बात की थी स्वतः स्फूर्त दहन के बारे में। ये क्या है, दहन अभिक्रिया जो स्वयं अपने आप ही जलने लगती है, बिना किसी बाहरी ऊष्मा की सहायता से घटित होती है, इसे हम स्वतः दहन कहते हैं, जो स्वयं जलता है। जैसे फास्फोरस की बात करें तो ये कमरे के तापमान पर अपने आप ही जलना शुरू कर देता है। ठीक है, इसको किसी बाहरी ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि नाम से पता चलता है दहन स्वतः होता है, इसका मतलब है कि दहन शुरू करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है यहाँ पर कि किसी बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो आपसे अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि किस प्रकार के दहन में बाहरी ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती, तो आप क्या लिखेंगे, आपको लगेगा हर तरह के दहन के लिए बाहरी ऊष्मा तो चाहिए ही, यानी कि बाहर से हमें एक्सटर्नल हीट तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी ना अगर दहन किसी भी पदार्थ का करना है। लेकिन स्वतः दहन एक ऐसा दहन है जिसमें हमें बाहरी ऊष्मा की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अच्छा ऐसा
स्वतः गर्म होने के कारण होता है। कम ज्वलन तापमान वाला पदार्थ गर्म हो जाता है और यह ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती। पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में तापमान यानी कि प्रज्वलन बिंदु से ऊपर बढ़ जाता है और दहन हो जाता है। यानी कि जो इसका टेम्परेचर है इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है। अभी तक हम क्या पढ़ते थे बच्चों कि जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है वो क्या होते हैं, आसानी से जल जाते हैं, तीव्र दहन करते हैं। जिनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, उनको जलाने में समय लगता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं, ऐसे दहनशील पदार्थ भी हैं जिनका जो तापमान है वो कभी कभी प्रज्वलन तापमान से जब ज्यादा हो जाता है तो वो अपने आप ही बर्न करना शुरू कर देते हैं, यानी कि अपने आप ही दहन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे क्षार धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया इसका एक उदाहरण है। तो यहाँ पर एक उदाहरण ये भी है, क्षार धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। इसके अलावा फास्फोरस के बारे में तो हमें पता ही है कि कैसे रूम टेम्परेचर पर फास्फोरस अपने आप ही बर्न होने लगता है। चलिए देखिए इसे एक बार। आगे बढ़ते हैं विस्फोट के बारे में। ठीक है, इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। वैसे तो हमने पढ़ लिया था कि यहाँ पर जो है हमें एक्सटर्नल हीट और प्रेशर भी देना पड़ता है। कभी कभी दोनों ही देने पड़ते हैं, कभी हीट या कभी प्रेशर से भी काम चल जाता है। दूसरी चीज हमने पढ़ा था कि यहाँ पर हीट और लाइट तो निकलती है जैसे बाकियों में निकलती है, लेकिन एक और चीज हमें यहाँ पर मिलती है वो है ध्वनि, यानी कि साउंड भी यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और कुछ डिफरेंट गैसेस भी यहाँ पर निकलती है। ठीक है, चलिए तो इसे एक बार देख लेते हैं। यह एक बहुत तेज दहन प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है जिसमें बड़ी मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है। अब ध्वनि के कारण इसे विस्फोटक भी कहा जाता है या विस्फोटक दहन भी कहा जाता है। तब होता है जब प्रतिक्रिया बहुत तेजी से होती है। ये दहन कब होगा, जब प्रतिक्रिया बहुत तेजी से होती है। ठीक है, तेजी से होती है। अभिक्रिया में बनी गैस की एक बड़ी मात्रा मुक्त होती है। तो यहाँ पर गैस की एक बड़ी मात्रा यहाँ पर मुक्त होती है। ऐसे अभिक्रिया को विस्फोट कहते हैं, इसीलिए विस्फोट कहा जाता है। अगला है, यह प्रतिक्रिया तब होती है जब कोई चीज प्रज्वलित होकर ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करती है। कुछ क्लासिक उदाहरण है जैसे कि पटाखे फोड़ना या डायनामाइट फोड़ना। ठीक है, पटाखे या डायनामाइट ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, विस्फोट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए इतना भी क्लियर है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम क्या इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर विस्फोट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से विस्फोट यानी कि धमाका होता है। क्या निकल रहा है यहाँ पर, हीट, लाइट और साउंड यानी कि ध्वनि। अच्छा, ये जो हीट लाइट है ये तीनों में निकलती है, तीनों में यानी कि तीव्र दहन में भी, स्वतः दहन में भी और विस्फोट में भी। ठीक है, तीनों में ही हीट और लाइट निकलती है, लेकिन साउंड सिर्फ विस्फोट में निकलता है। ठीक है, साउंड सिर्फ विस्फोट में निकलता है। अब नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट बात करते हैं अगर एक्सटर्नल हीट की। ठीक है, यानी कि बाहरी ऊष्मा की। तो बाहरी ऊष्मा सिर्फ हमें किसमें देनी पड़ती है, सिर्फ बच्चों हमें देनी पड़ती है। एक तो देनी पड़ती है तीव्र दहन में और एक देनी पड़ती है विस्फोट में। इसके अलावा स्वतः दहन में कोई एक्सटर्नल हीट हमें नहीं देनी पड़ती। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं, तीनों को एक साथ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिससे आपको तीनों आसानी से याद रह जाएंगे। चलिए क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। वायु की आपूर्ति और पूर्ति की मात्रा से हमने समझ लिया था कि जहां पर वायु की मात्रा, पर्याप्त मात्रा में वायु मिलती है जिस दहन में, वहां पर पूर्ण दहन होता है, और जहां पर वायु जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती वहां पर अपूर्ण दहन होता है। क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं इसके बारे में भी बात हो गई थी। आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। अब इग्निशन तापमान के बारे में थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें पढ़ना जरूरी है। जैसे प्रज्वलन तापमान क्या है,
प्रज्वलन तापमान, जिसमें प्रज्वलन बिंदु भी कहा जाता है, वह न्यूनतम तापमान है जिस पर कोई पदार्थ जलता है और दहन करना शुरू करता है, यानी कि वो मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस कैचेस फायर। हम लिख सकते हैं द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस कैचेस फायर, यानी कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है या दहन करना शुरू करता है। यह किसी भी अवस्था में किसी पदार्थ के साथ हो सकता है, चाहे वो ठोस हो, तरल हो या गैस हो, किसी भी पदार्थ के साथ हो सकता है। कोई भी पदार्थ तब तक नहीं जलेगा जब तक वह अपने ज्वलन तापमान तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है, तब तक वो नहीं जलेगा। जैसे लकड़ी की बात करें तो लकड़ी को, क्या लकड़ी के ऊपर जैसे ही हम माचिस जलाते हैं या जैसे उसे गैस के ऊपर रखते हैं या किसी आग के ऊपर रखते हैं, क्या वो जलना शुरू करती है? लकड़ी नहीं करती ना शुरू। लकड़ी क्या होती है, कुछ समय तक हमें उसको आग के ऊपर ही रखना पड़ता है, बिल्कुल रखना पड़ता है। फिर उसके बाद कुछ समय बाद हम देखिए कि धीरे धीरे वो जलना शुरू करती है। तो ऐसा क्यों होता है ना? आग में जब हम लकड़ी डाल रहे हैं तो वो तुरंत क्यों नहीं जल रही? वो एक गैप क्यों लेती है, एक समय, इतना समय क्यों लेती है जलने के लिए? क्यों होता है ऐसा? ऐसा होता है उसके इग्निशन टेम्परेचर या प्रज्वलन तापमान की वजह से। वो लकड़ी क्या करती है, पहले अपने प्रज्वलन तापमान तक पहुंचेगी, फिर जलना शुरू करेगी। जैसे ही कोई भी पदार्थ अपने प्रज्वलन तापमान तक पहुंचता है तभी वो जलना शुरू करेगा, उससे पहले नहीं जलेगा। जैसे अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल के ऊपर जैसे ही हम माचिस लेकर के जाते हैं वो तुरंत जलना शुरू कर देता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसका प्रज्वलन तापमान बहुत कम है ना, उसे पहुंचना नहीं पड़ रहा अपने प्रज्वलन तापमान तक, वो सीधा ही क्या होने लगता है, जलने लगता है। ठीक है, चलिए जैसे फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस क्या होता है, रूम टेम्परेचर में अगर टेम्परेचर हल्का सा भी ज्यादा होता है तो वो क्या होता है, अपने आप ही जलना शुरू कर देता है, क्योंकि ये अपने इग्निशन टेम्परेचर से भी आगे पहुंच जाता है। तो जब ऐसी कंडीशन आए कि कोई दहनशील पदार्थ अपने इग्निशन टेम्परेचर से भी आगे पहुंच जाए उसका टेम्परेचर, तो वो अपने आप ही जलना शुरू कर देता है, फिर उसे किसी एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता नहीं होती। इतना क्लियर है? चलिए, कोई भी पदार्थ तब तक नहीं जलेगा जब तक वह अपने ज्वलन तापमान तक नहीं पहुंच जाए। जैसे फास्फोरस जो 35 डिग्री सेल्सियस पर प्रज्वलित होता है, यदि वायु का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक है तो फास्फोरस बिना अतिरिक्त ताप के भी आग पकड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया कि फास्फोरस जो है 35 डिग्री सेल्सियस यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस पर प्रज्वलित होता है। तो यदि 35 डिग्री से थोड़ा सा भी टेम्परेचर ऊपर चला गया तो ये क्या होता है, बर्न होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो फास्फोरस बिना अतिरिक्त ताप के भी आग पकड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, माचिस की तीली स्वयं नहीं जल सकती। आग पकड़ने के लिए उसे एक विशिष्ट तापमान, जिसे ज्वलन तापमान कहते हैं, तक पहुंचाना आवश्यक है ना। माचिस की तीली भी तो एकदम आग नहीं पकड़ती, पहले उसको क्या करना पड़ता है, करते हैं जो मैच स्टिक का वो जो आगे से माचिस का वो होता है ना, उसके ऊपर हम उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर उसको बार बार ऐसे रब किया जाता है, फिर जाकर के माचिस जो है वो जलना शुरू करती है। अलग अलग पदार्थों के प्रज्वलन तापमान अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी के तेल, जो मिट्टी का तेल है, तापमान में मामूली वृद्धि से प्रज्वलित हो जाता है, जबकि लकड़ी के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर से दो तीन चीजें हम समझते हैं कि कोई वस्तु, कोई पदार्थ तब तक नहीं जलता जब तक वह अपने प्रज्वलन तापमान तक नहीं पहुंच जाता। दूसरी चीज, अब अलग अलग जो पदार्थ है उनका प्रज्वलन तापमान भी अलग अलग है, किसी का कम है तो किसी का ज्यादा है। जैसे मिट्टी का तेल है तो वो आसानी से जल जाता है, लेकिन लकड़ी है वो नहीं जलती आसानी से, क्योंकि वो उसका प्रज्वलन तापमान काफी अधिक होता है। ठीक, अब ज्वलनशील पदार्थ वे पदार्थ जिनका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है और जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। अब देखो बच्चों, हम दहनशील पदार्थ के बारे में तो बात कर ली, अब ज्वलनशील पदार्थ क्या है, जिनका जो इग्निशन टेम्परेचर है यानी कि जो ज्वलन तापमान है वो कम होता है, जो आसानी से आग पकड़ लेती है। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, ठीक है, एसीटोन है, ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं, इस वजह से इनको ज्वलनशील पदार्थ भी कहा जाता है। तो उदाहरण यहाँ पर है डीजल, एलपीजी भी आसानी से आग पकड़ लेता है, एसीटोन भी। इनका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है और ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पदार्थ देखे अलग अलग, ठीक है, ये भी देखा कि जब प्रज्वलन तापमान तक पहुंचेंगे तभी जलना शुरू करेंगे। दूसरी चीज ये भी देखी कि अलग अलग पदार्थों का अलग अलग प्रज्वलन तापमान है,
ये भी देखा कि कुछ पदार्थों का जो है, कुछ पदार्थों को ज्वलनशील पदार्थ भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है ये बहुत कम है। ठीक है, ये भी देख लिया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात ये है कि हमने फास्फोरस के बारे में यहाँ पर पढ़ा कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर से अगर थोड़ा आगे पहुंच जाता है तो अपने आप ही जलना शुरू कर देता है। बाकी चीजों में तो हमने ये देखा कि इग्निशन टेम्परेचर कम है या ज्यादा है। ठीक है, किसी का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको बहुत देर लगती है आग पकड़ने में, किसी का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है तो वो आसानी से आग पकड़ लेता है। लेकिन फास्फोरस में की बात अगर हम करें तो इसका तापमान इसके इग्निशन टेम्परेचर से भी आगे पहुंच जाता है जब, तब ये अपने आप ही जलना शुरू कर देता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आवश्यक शर्तों की बात भी हमने कर ली थी कि ईंधन की आवश्यकता है वायु की और ऊष्मा की, है ना। ऊष्मा यानी कि जो प्रज्वलन तापमान है इनका। अब दहन की शर्तें जैसे कि हमें दिख ही रहा है, जो हमने पढ़ लिया है। तो सबसे पहले इग्निशन टेम्परेचर, द हीट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट कंबशन, यानी कि दहन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इग्निशन टेम्परेचर। ज्वलन तापमान कहें, प्रज्वलन तापमान कहें। दूसरा चीज है फ्यूल, ईंधन होना चाहिए, है ना। ज्वलन तापमान भी तो उसी का होगा जब फ्यूल होगा। कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन तो फ्यूल होना ही है। ठीक है, द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन। अब सप्लाई ऑफ एयर यानी कि ऑक्सीजन की बात यहाँ पर हो रही है, प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर कंबशन। तो तीसरी चीज है ऑक्सीजन। ठीक है, एयर होना जरूरी है, एयर में ऑक्सीजन होती है जो कंबशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के कंबशन की प्रोसेस होगी ही नहीं। तो इस तरीके से आप ये त्रिकोण जो हमें ट्रायंगल दिख रहा है, ऐसा ट्रायंगल आप बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट शर्तें आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए, तो ये सेम वही हमारा त्रिभुज है। अब आग पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, है ना। जब दहन की प्रक्रिया होती है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आग जो है अनकंट्रोलेबल हो जाती है, यानी कि उसको नियंत्रण में करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इतना ज्यादा जब दहन होने लगता है। क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था कि जब कोई भी पदार्थ या किसी भी पदार्थ का जब दहन होता है वो तब तक होता रहेगा जब तक ईंधन उपलब्ध है। जैसे हमने एक मोमबत्ती की बात की, है ना। तो मोमबत्ती को जब हम जलाएंगे, अगर उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, तो दहन हो रहा है कंटिन्यू, तो जब तक मोमबत्ती पूरी पिघल नहीं जाएगी, पूरी खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक क्या है वो प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी, तब तक दहन की प्रोसेस चलती रहेगी। तो अगर किसी एरिया में या कहीं पर भी आग लग जाती है ना, कंबशन कैसे हो जाता है, अनकंट्रोलेबल हो जाता है, तो उसे आग का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, फिर उस पर नियंत्रण करना मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिनको अप्लाई करके हम उसे नियंत्रण में ला सकते हैं। ठीक है, अब ये कंडीशंस क्या क्या है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए कि आग जलाने के लिए कौन सी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंडीशन नेसेसरी है। अब इससे क्या होगा, देखो, अगर हमें ये पता है कि आग जलाने के लिए कौन सी कंडीशंस नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि आग बुझाने के लिए हमें कौन सी कंडीशन को हटाना है। देखो, जैसे कि हमने ये तीन कंडीशंस पढ़ी है, ये तीनों कंडीशंस क्या है, आग जलाने के लिए इंपॉर्टेंट है ना। ऑक्सीजन होनी चाहिए, फ्यूल होनी चाहिए और हीट होना चाहिए। हीट से हमारा मतलब है इग्निशन टेम्परेचर से, ऑक्सीजन एयर, फ्यूल यानी कि जो भी हमारा ईंधन है, जो भी हमारा दहनशील पदार्थ है। ठीक है, अगर इन तीनों कंडीशंस में से किसी एक भी कंडीशन को हम हटा देते हैं तो हम आग पर नियंत्रण पा सकते हैं, बिल्कुल पा सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन को हटा दें, रिमूव कर दें, तो आग अपने आप ही बुझ जाएगी, या हम यहाँ से हीट को रिमूव कर दें तो आग बुझ जाएगी, है ना। या यदि हम फ्यूल को ही हटा दें तो भी आग बुझ जाएगी। तो पहला तरीका है आग पर नियंत्रण पाने का कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिनकी वजह से आग जलती है, दहन होता है, कंबशन होता है, उन कंडीशंस में से अगर किसी एक या दो कंडीशंस को हम हटा देते हैं तो दहन की प्रक्रिया जो है वो अपने आप ही रुक जाएगी, आग अपने आप ही नियंत्रित हो जाएगी। ठीक है, पहली कंडीशन तो यही हो गई। इतना समझ में आया, इसे आप एक बार देख लीजिए।
तो बच्चों बाकी कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।